हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार बच्चों फिर स्वागत है आप सभी का। आज क्लास 11th इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर हम लोग पूरा सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से इस पूरे सैम्पल पेपर को समझेंगे और आंसर देंगे मेरे साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपके जो फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, उसमें आपको एक बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ऑलरेडी आ रहा है, आप देख पा रहे हैं कि जनरल पर्पस टेबल को हम क्या कहते हैं। क्या इसको रेफरेंस टेबल, डेरिवेट टेबल, रिपोजिटरी टेबल, समरी टेबल। देखो रिपोजिटरी टेबल तो हमने कहीं पे भी नहीं सुना, डेरिवेटिव भी नहीं सुना, मेन है रेफरेंस वैसे, ठीक है। कि जो हमारी जनरल पर्पस टेबल उसको रेफरेंस टेबल कहते हैं। थोड़ी जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन चार में से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर परचेसिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इंडेक्स नंबर आर मेजर्ड द चेंज विच आर कैपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट, या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखो सी वाला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही नहीं है। अगर मैं उनको चेंज को डायरेक्टली मेजर कर पाता तो मैं इंडेक्स नंबर निकालता है क्यों। ऊपर वाले दोनों ठीक है, तो इसमें डी वाला ज्यादा करेक्ट रहेगा। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन चार में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना, बहुत सोच समझ के जवाब देंगे इसका, ठीक है। पहला, इन क्वाड्रेंट थर्ड वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉजिटिव एंड वाई आर नेगेटिव। क्वाड्रेंट बना के देख लेते हैं यार। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो थर्ड वाले हमारा जो क्वाड्रेंट है इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा इधर एक्स नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, ठीक है। तो इन क्वाड्रेंट थर्ड वैल्यूज एक्स आर पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, ये तो नहीं है। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय स्मूथ कर्व। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में ओके। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व वर्टिसेस ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आर ज्वाइंड बाय स्मूथ कर्व। और हिस्टोग्राम कैन बी ड्रॉन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। अबे डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है, एक्स और एफ वाली, ठीक है। इसमें वैसे आंसर हमारा सी वाला करेक्ट रहेगा कि जो फ्रीक्वेंसी कर्व है उसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है ना उनको स्मूथ कर्व से ज्वाइन करें तो ऑटोमेटिकली हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाता है। आपको ऑलरेडी पता ही है कि पॉलीगन में हम स्केल का यूज करते हैं, जबकि कर्व में उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग स्मूथली ड्रॉ करते हैं तो हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाता है। बस यही ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द अल्टरनेटिव। चलिए देखते हैं कौन सा ठीक है भाई। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ चुका है। असर्शन रीजन का आंसर सोच समझ के देंगे हम लोग, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस मींस कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। प्लूरल सेंस में न्यूमेरिकल फैक्ट्स, हाँ ठीक है, ओके। A high degree of accuracy is not insisted upon statistic as a mass of data is involved. Statistic में ना बहुत ज्यादा हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हम लोग नहीं अटेन कर सकते, क्योंकि जब मास डेटा इन्वॉल्व होता है तो एक्यूरेसी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए सॉरी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, तो ये हमारा दैट इज बोथ द स्टेटमेंट ट्रू वाला हमारा आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग करते हैं हम लोग। कॉलम ए, कॉलम बी, इसको मैच कर लेते हैं। तो आपको ऑलरेडी बताया डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इंडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले इंडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन को करते हैं हम लोग कि इसमें इंडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हम थर्ड पार्टी के पास जाते हैं, तो इसका मतलब फोर्थ का बी है। फोर्थ का बी हमारा सिर्फ एक ही केस में है, सी में, तो बस ये ठीक है। आपको पता है इंडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में हम उन लोगों के पास जाते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन होगी उस पर्सन के बारे में जिस पर्सन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो बहुत ईजिली आप मतलब बेसिकली क्या देखा करो कि सबसे अलग पॉइंट कौन से वाला है इनमें से जो अलग मैच हो रखा है उसको टैली कर लो, बाकी सब अपने आप हो जाएंगे। क्वेश्चन 6, फॉर फाइंडिंग द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अबाउट ब्यूटी ऑफ टू जजेस इन ब्यूटी कॉन्सेप्ट्स। ये आपको ऑलरेडी पता है, जब भी जजेस वाला क्वेश्चन आता है हमेशा हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन निकालते हैं। तो 6 का आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, द डेटा गिवन 5, 7, 12, 17, 17, 94, 90 विल बी कॉल्ड एज। ओके, कैसी सीरीज है हमारी, ये बेटा हमारी इंडिविजुअल सीरीज है। जिस सीरीज में नंबर अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ नहीं होता, उसको इंडिविजुअल सीरीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं हम लोग। असर्शन रीजन है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल आर कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बिफोर कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ता है मीन निकालने से पहले। मतलब 0 to 9, 10 to 19 वाली सीरीज को 0 to 9.5, 9.5 to 19.5 करना पड़ता है मीन निकालने के लिए। नहीं यार, मीन निकालने के लिए हम करते ही नहीं, तो असर्शन तो गलत हो गया हमारा। और जब भी असर्शन गलत होता है आंसर हमेशा रहता है सी वाला पार्ट, टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल।
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी। नाइन्थ, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन मीडियन मोड आर इक्वल। देखिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड इन एन असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय मोड इक्वल्स टू 3 मीन माइनस 2 मीडियन। यार ये फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लग रहा है, फॉर्मूला तो होता है हमारा z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, दैट इज मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला हमारा। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि स्टेटमेंट 1 ट्रू 2 फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। While preparing subdivided bar diagram, the various component of each bar needed to be kept in the same order. जैसा दे रखा है उसी ऑर्डर में मेंटेन करना पड़ता है। और इन परसेंटेज बार डायग्राम ऑल द बार्स ऑफ हाइट 100, दोनों ठीक है यार, असर्शन तो दोनों ठीक है, करेक्ट है दोनों के दोनों, लेकिन आपस में कोरिलेट नहीं हो पा रहे, तो बी हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि ऊपर वाला हमारा था 2 है ना, इसके अंदर आप देखो ध्यान से, ऊपर वाला सब डिवाइडेड का, नीचे वाला परसेंटेज बार डायग्राम का, तो अपोजिट है, इसलिए बी आंसर रहेगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी जल्दी इनको आंसर करते हैं। हमारे पास क्या है, सबसे पहले मेथड बताने हैं कौन से बेटर रहेगा, सेंसर सैंपल कौन सा बेटर है। ऑब्वियस ही बात आपको पता है, सेंसर का रिजल्ट बेटर रहता है, ज्यादा एक्यूरेट रहता है। सैंपल थोड़ा क्विक है लेकिन एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि सैंपल में हम पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, ठीक है। या फिर प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। प्राइमरी डेटा डायरेक्टली करेक्ट होता है प्राइमरी सोर्स से, सेकेंडरी डेटा सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट होता है। प्राइमरी हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग होता है, सेकेंडरी हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं होता, ठीक है। प्राइमरी की कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ज्यादा है, सेकेंडरी की कॉस्ट ऑफ कलेक्शन कम है। क्वेश्चन नंबर 12, स्टैटिस्टिक्स इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। स्टैट्स काफी चीजों से अफेक्ट होती है, इसमें आपकी लिमिटेशन ऑफ स्टैट्स आ जाएगी, कोई से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको 3 डिफरेंट ईयर्स का कॉलेज का डेटा दे रखा है, आपको शो करना है, जैसे भी आप शो करना चाहें। वैसे तो बहुत तरीके हैं शो करने के, ठीक है। आप इसको सब डिवाइडेड में बना सकते हैं, सब डिवाइडेड में इसको बनाने का तरीका सबसे आसान है, आपको लिखना है सीधा, एक बना के मैं दिखा रहा हूं 2017, ठीक है। इन तीनों को प्लस कर लो, 540 325 जो भी है, मान लो इसका टोटल आया आपका, ठीक है। तीनों को प्लस कर लेते हैं एक बार, हमारे ये हो गया आपका 575 प्लस 540, आई थिंक 1115 टोटल आएगा, ठीक है। तो आप पहले 1115 को बना लेना, सबसे पहले 540 पे मार्क करेंगे, ठीक है। 100 का गैप आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 100 to 100 ऐसे करके आप गैप ले लेंगे, 540 मार्क करेंगे, फिर उसके बाद 540 से ऊपर 325 आप गिनेंगे, तो 540 प्लस 325 ऐसे ही प्लस कर सकते हैं आप, करना चाहें तो ये आपका हो जाएगा 865। अगला आपका 865 पे मार्क हो जाएगा, और बचा कुछ आपका 250 होगा, ठीक है। तीनों को अलग अलग तरीके से शो कर देंगे, बता देंगे कौन से वाला किसके लिए है, दैट इज सब डिवाइडेड बाय डायग्राम, बहुत इजीली बन जाएगा बिना किसी दिक्कत के। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है मोड। चलिए मैंने आपके लिए पहले से सारी कैलकुलेशन करके रखी है, ताकि आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता पाऊं मोड की कैलकुलेशन का। सबसे पहले इस सीरीज को आप नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे, मोर देन से, ये आपकी सीरीज हो जाएगी। क्लास इंटरवल कैसे ही चेंज होता है बता देता हूं। देखिए क्योंकि मोर देन है तो ऑब्वियसली बात है 10, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500 एंड 500 to 600, ये आपके क्लास इंटरवल हो जाएंगे, ठीक है। और मोर देन में आपको ऑलरेडी पता है कि जो हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वो लास्ट नंबर के थ्रू निकालते हैं। लास्ट नंबर आपका 6 है, वो एज इट इज लिख के बाकी सब माइनस करके हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, दैट इज 17 माइनस 6 11, सेम ऑर्डर में हम फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। आगे मोड निकालना है, मोड का फॉर्मूला आपको पता ही है, z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ये हमारा F1 बनेगा, हाईएस्ट है क्योंकि ये L1 F0 F2, फॉर्मूला लगाने पर आपका जो मोड का आंसर आएगा वो आएगा 440। आप आराम से खुद भी करके देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 में मीन निकालना है। पहली सीरीज ही बस बिलो 20 है, बाकी सभी सही करेक्टेड मैनर में है, अबव 140 वगैरह, ठीक है। इसमें बता देता हूं, आपको ध्यान रखना, ये 30 का गैप, 40 का गैप, 50 का गैप, अगला गैप 60 का हो जाएगा इसलिए, और इधर 20 का गैप माना जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, मैं 0 से नीचे तो वैसे भी नहीं जा सकता, तो 0 to 20, 20 to 50, 50 to 90, 90 to 140, 140 to 200,
ये आपको सीरीज दे रखी है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। पहले आप निकालेंगे मिड वैल्यू आपको पता है दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 10 आएगा। 20 प्लस 50 दैट इज 70 अपॉन, सॉरी ये तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, मिड वैल्यू आपकी आएगी 35। फिर 50 प्लस 90 आपका 40 अपॉन 2 70, ये आपकी मिड वैल्यू आ जाएगी। फिर मीन का सबसे सिंपल फॉर्मूला दैट इज सिग्मा FM अपॉन सिग्मा एफ। FM आप निकाल लेंगे, F इंटू एम निकाल लेंगे आप, टोटल आएगा 775। इसको डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी के टोटल से, फ्रीक्वेंसी का टोटल आपका रहने वाला है 100। आंसर रहेगा आपका 78.75। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें तो आप लोग खुद करके देख सकते हैं। बाकी ये पेपर जो मैं आपको अगर दिखा रहा हूं, ये एज इट इज आपको हमारी ऐप पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके पहले इसको डाउनलोड कर लीजिए, सारे क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करके देख लीजिए आराम से ठंडे दिमाग के साथ। उसके बाद भी आप ये पूरी वीडियो को कंटिन्यू करके अपने सारे सॉल्यूशन को टैली कर सकते हैं कि आपने कितने कितने क्वेश्चन कैसे कैसे करे और यहाँ पे कैसे कैसे उनके सॉल्यूशन डिस्प्ले हो रहा है, ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी भी आ जाए और आपको पता भी चल जाए कि आप कहां पर फिलहाल स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन एज ऑफ कंबाइंड ग्रुप। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कंबाइंड मीन वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको कंबाइंड मीन दे रखा है, आपको मेन और वुमेन का कंबाइंड मीन गिवन है। मेन का मीन दे रखा है 32, वुमेन का मीन दे रखा है 27, और यहाँ पे परसेंटेज पूछी गई है मेन वुमेन की कितनी होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको मेन वुमेन का मीन है 30, मैन का 32 है, वुमेन का 27 है, ठीक है। तो मैन की परसेंटेज हमने मान ली x, वुमेन की परसेंटेज हमने मान ली y, ठीक है। अब परसेंटेज है तो परसेंटेज को मिला के ऑब्वियस ही बात आएगा तो 100% ही होगा, इससे ऊपर तो हो नहीं सकता। तो नीचे हमने जो टोटल करा x प्लस y का वो कितना माना है, 100 ही माना है, क्योंकि 100 से ऊपर वो जा ही नहीं सकता। परसेंटेज का टोटल कितना होगा, 100 ही होगा, इससे ऊपर नहीं होगा, ठीक है। आगे सॉल्व करें हमने इसको, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 100 उधर चला गया, दैट इज 3000 इक्वल्स टू 32x प्लस 27y, ठीक है। इधर हमने क्या करा, x प्लस y क्योंकि 100 था, यहां से एक चीज की वैल्यू निकाल लो आप, चाहे आप y की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप x की वैल्यू निकाल लो। हमने यहां पर ऑटोमेटिकली y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 माइनस x, यहां रख दी। सॉल्यूशन करने पर x की वैल्यू आई 60, y की वैल्यू है 40, तो x 60% है और y हमारे पास है 40%। आप ऐसे कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, और अगर आप x y लेके करेंगे तब भी आंसर आपका आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। मेनली बस आंसर आपका 60% एंड 40% आएगा। आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं, ये वाला तरीका थोड़ा सा इजी है, दूसरा आप अपने हिसाब से करना चाहे तो हार्ड वाला भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर, लेस पेयर पार्शियल फिशर मेथड से। आपको प्राइस, क्वांटिटी, करंट का प्राइस, करंट क्वांटिटी सब गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में। इन चारों की मदद से हमने सबसे पहले P1Q0, P1Q1, P0Q0 और P0Q1 ये चार चीजों को टोटल कर लिया, जो कि आपके सामने आ रहा है, आप खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, जिन्होंने अब तक नहीं देखा आप पहले आराम से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को करके देखिए, ठीक है। तीनों मेथड से करना है, लेस पेयर्स, पार्शियल फिशर, दैट इज वेटेड इंडेक्स नंबर आपको निकाल के दिखाना है इसके अंदर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इस टाइप का हमारा, ठीक है। इनके टोटल आ गए 690, 150, 580, 960। लेस पेयर्स का आंसर निकाला, P1Q0 का टोटल, P1Q0 का टोटल आप ऊपर से देख सकते हैं, दैट इज 690 अपॉन P0Q0 का टोटल 580 into 100, 118.96। पार्शियल का आंसर निकाला, P1Q1 अपॉन P0Q1, आंसर आया 119.79। और फिशर्स इन दोनों की एवरेज ही होती है, तो आप इन दोनों को एवरेज निकालेंगे तो आएगी आपका 119.35, ठीक है। ये तीनों आंसर हमारे आगे, आप टैली कर सकते हैं करना चाहें तो। अगला क्वेश्चन नंबर 17, रैंक कॉरिलेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, इससे सिंपल क्या लोगे यार, नॉन रिपीटेटिव रैंक कॉरिलेशन, वेरी इजी। चलो R1 R2 सबको ऑलरेडी निकालनी आती है। हाईएस्ट नंबर 90 को फर्स्ट रैंक, सेकंड हाईएस्ट नंबर 85 सेकंड रैंक, 75 थर्ड रैंक, 65 फोर्थ रैंक, 65 रैंक, 55 सिक्स्थ रैंक। ऑलरेडी आपको पता है, सेम R2 के साथ प्रोसेस रिपीट करा, D निकाला, D का फॉर्मूला R1 माइनस R2, ये टोटल आया हमारे पास कितना आया, ओनली D स्क्वायर करा 112 टोटल आया और कुछ नहीं, वैल्यू पुट करिए आपके सामने। बहुत ही इजी क्वेश्चन था हमारा, 0.95 इसका आंसर आया आपके सामने, ठीक है। इसी का एक सब पार्ट और भी है हमारे पास, बी वाला पार्ट, इसमें आपको मीडियन निकालना था। मीडियन आपने निकाला, मीडियन आपको निकालना बहुत इजी आपको आता है, पता है आपको। सबसे पहले CF निकाली जाती है, CF के लिए इन सारे नंबर को क्यूमुलेटिव फॉर्म में जिगजैग मैनर प्लस करना होता है। तो ये बात है 5, 20, 50, 58, 60 आया, ठीक है। n/2 करा 30, 30 से बड़ा नंबर ऑब्वियसली बात है CF में दिख रहा है 50, उसके बेस पे हमने सेलेक्ट करा, मीडियन का आंसर आपका आएगा 40,
आप आराम से टैली कर सकते हैं घर पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको लगता है कि शायद यहां गलत है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना कि सर इस क्वेश्चन का आंसर मेरा ये आ रहा है। पॉइंट की वेरिएशन हो सकती है, जैसे मेरा 0.5 है, हो सकता है आपका 0.4, 0.3 हो, 0.7 भी हो सकता है, 0.12 प्लेस इज ओके, नो इश्यू एट ऑल। फिर आते हैं हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी फटाफट खत्म करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पीपीसी। ओके, पीपीसी का कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन टू गुड्स दैट यील्ड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। नहीं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आईसी में होता है, ठीक है। इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन टू गुड्स व्हिच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। यस, यही है हमारा पीपीसी और कुछ नहीं। ज्यादा आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, जब ट्रू यही है तो क्यों पढ़े आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, when price falls with rise in output both AR and MR curve slope upward। वो वाली मार्केट जिसमें प्राइस गिरते हैं आउटपुट के साथ, इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात हो गई। इम्परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR अपवर्ड स्लोपिंग होते हैं, ऊपर की तरफ स्लोप करते हैं। वाह, अच्छा जी, चलो जी, ओके। when firm can increase their volume of sales only by decreasing the price then AR curve is steeper देन MR कर्व। तो AR कर्व थोड़ा स्टीपर होता है MR कर्व से। हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारा, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि AR MR कभी अपवर्ड स्लोपिंग हो ही नहीं सकते। AR MR दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। और इस वाली मार्केट में मैं आपको बना के दिखा देता हूं, यहां पर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाली मार्केट में अगर आप बनाएं तो ये आपका AR होगा, ठीक है, और ये आपका MR होगा, ठीक है। MR नेगेटिव में चला जाता है, AR नेगेटिव में नहीं जाता, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो डी वाला करेक्ट माना जाएगा। स्टेटमेंट 2 ट्रू है, 1 फॉल्स है, ठीक है। एज आउटपुट राइजेस ABC curve and AC curve move away from each other, ABC curve and AC curve come closer to each other, ABC curve and AC curve meet after some time, ABC curve and AC curve come closer to each other but do not meet। ABC AC की बात चल रही है कि आउटपुट के साथ साथ ABC AC कर्व का क्या होता है? तो भाई आउटपुट के साथ साथ ABC AC कर्व क्लोज आते हैं लेकिन मिल नहीं पाते, क्योंकि इनके बीच में कौन प्रेजेंट होता है? AFC प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए मैच करते हैं अगले क्वेश्चन में। आपको बताना है कौन सा सही से मैच हो रखा है यहां पर, ठीक है। तो सही से मैच का देखते हैं। बफर स्टॉक प्राइस सीलिंग का टूल है? नहीं, बफर स्टॉक प्राइस फ्लोर का टूल है, तो ये तो गलत मैच हो रखा है। ब्लैक मार्केटिंग प्राइस फ्लोर का टूल, ये भी गलत मैच हो रखा है, ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी राइज होगा, ये करके देखना पड़ेगा। और इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन सप्लाई होगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस सेम रहेगा, ये भी करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आप करके देखते हैं तो हमारा ये डी वाला केस बिल्कुल करेक्ट आएगा। कहोगे तो मैं करके भी दिखा देता हूं, देखो सप्लाई कर, डिमांड कर, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, ये हमारा प्राइस, ये हमारी क्वांटिटी, ठीक है, और ये फिलहाल हमारा इक्विलिब्रियम, ठीक है। उन्होंने कहा डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज होगी, ठीक है, तो मैंने दोनों को इंक्रीज कर दिया और इक्वली इंक्रीज होगी। डिमांड इंक्रीज हुई, सप्लाई इंक्रीज हुई, इक्वली इंक्रीज हुई है, ठीक है। नया इक्विलिब्रियम आया हमारा ये वाला ई डैश। इस ई डैश पर ध्यान से देखो, प्राइस तो सेम ही है, चेंज किस में आया? सिर्फ क्वांटिटी में। उन्होंने बोला इक्विलिब्रियम प्राइस सेम रहेगा, प्राइस सेम रहा बिल्कुल, प्राइस में चेंज ही नहीं आया, तो भाई इसका मतलब है बस ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, बाकी सब स्टेटमेंट गलत है। ये दोनों केसेस आपको बना के देखने पड़ेंगे, आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। रोटेशन बजट लाइन में क्यों हुई आपको बताना है। बजट लाइन में रोटेशन क्यों होगी, ठीक है। एप्पल्स पहले से ज्यादा खरीदे गए हैं, कैसे खरीदे जा सकते हैं? सेम बजट में एप्पल पहले से ज्यादा है, इसका मतलब एप्पल सस्ते होंगे तभी तो ऐसा हुआ होगा। तो डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एप्पल, क्योंकि एप्पल वाली ही रोटेशन हुई है, बाकी दूसरी वाली रोटेशन नहीं हुई है। इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन AR कर्व, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में AR कर्व हमेशा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऑलरेडी आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्राइस सीलिंग इन्वॉल्व्स इंपोजिशन ऑफ अपर लिमिट ऑन प्राइस ऑफ अ गुड बाय द गवर्नमेंट। इंपोजिशन ऑफ अपर लिमिट मतलब प्राइस के ऊपर एक अपर लिमिट लगा देते कि इससे ज्यादा कोई चार्ज नहीं कर सकता, इससे ज्यादा कोई चार्ज नहीं कर पाएगा। चलो जी, गवर्नमेंट इंटरवेंट थ्रू प्राइस सेलिंग व्हेन द इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइंड बाय फ्री प्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज नॉट रेम्यूनरेटिव फॉर द प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट तब लगाती है जब प्रोड्यूसर को, मतलब जो बेचने वाला है, फार्मर है, सामान बेचने वाला है, उनको प्राइस अच्छा नहीं लगता। एक्चुअल में प्राइस सीलिंग में जो प्रोड्यूसर है उसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो रीजन गलत है। असर्शन तो ट्रू है, रीजन गलत है।
तो आंसर आ जाएगा हमारा सी पार्ट, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। सप्लाई इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। अब ये यूनिटरी इलास्टिक का मतलब है ES इक्वल्स टू 1, और ES इक्वल्स टू 1 सबको पता है कब होती है, आप ही बताएंगे इसका ऑप्शन कौन सा है। तो ES इक्वल्स टू 1 में क्या होता है, इन चार में से कौन सा सबसे सही ऑप्शन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ES इक्वल्स टू 1 में कर्व की शेप सप्लाई की कैसे होगी, ओरिजिन से पास होगी, वाई एक्सिस से पास होगी, एक्स एक्सिस से पास होगी, या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सोच समझ के जवाब देंगे आप लोग मुझे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, द स्टेट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ईदर रिफ्लेक्ट मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये बात सही है बिल्कुल, ठीक है। व्हेन MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर इक्विलिब्रियम इट मींस प्रोड्यूसिंग मोर विल लीड टू राइज इन प्रॉफिट। नहीं भाई, अगर MC बड़ा हो जाता है इक्विलिब्रियम से तो प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो रीजन तो गलत है, असर्शन ट्रू है, तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, मतलब सी ऑप्शन हमारा। When economists speak of the utility of certain product, they are referring to, जब इकोनॉमिक में बात करते हैं इकोनॉमिस्ट यूटिलिटी के बारे में, तो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो किस चीज के बारे में बात करते हैं, डिमांड प्रोडक्ट की, यूजफुलनेस प्रोडक्ट की, सेटिस्फैक्शन गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग सच प्रोडक्ट, या रेट एट विच कंज्यूमर आर विलिंग टू एक्सचेंज वन गुड फॉर अनदर। आंसर है सी, कि यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फैक्शन जो किसी प्रोडक्ट से मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा, ध्यान रख के चलेंगे। चलिए अब हमारे थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन आगे फटफट जल्दी देखते हैं। द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पीपीसी पे इफेक्ट बताना है, ऑब्वियस ही बात है, गवर्नमेंट का कोई भी मेजर हो उससे हमारा जो पीपीसी है वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। कहां शिफ्ट होता है, राइटवर्ड। तो आप आंसर लिखेंगे राइटवर्ड, बस सीधी सी बात है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। द पीपीसी विल शिफ्ट राइटवर्ड, राइटवर्ड बना के दिखा देना, ठीक है। रीजन आप बता दोगे भाई, क्या कहते हैं, साइंस इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी पार्क बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन की प्रोसेस और बेटर हो जाएगी, लेबर और इफेक्टिव रहेगी हमारी, ठीक है, और वेस्टेज कम से कम होगी, सेम रिसोर्सेज के साथ मैं ज्यादा प्रोडक्शन कर पाऊंगा, समहाउ आपको रिलेट करना होगा। उसके बाद चॉइस ऑफ प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। उसके बाद राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व के रीजन, कब डिमांड कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होता है, तो जब फेवरेबल चेंज होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में, ठीक है, जब फेवरेबल चेंज होगा वेदर में, मतलब ऑब्वियसली बात है कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं आप लोग और समर का सीजन आएगा और राइटवर्ड ही शिफ्ट होगा ना, पीपीसी आपका, सॉरी डिमांड कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है, आप डेवलप कर सकते हैं जब इनकम इंक्रीज होती है नॉर्मल गुड्स के केसेस में, इनकम इंक्रीज हुई और नॉर्मल गुड्स हैं तो ऑब्वियसली बात है कर्व कहां शिफ्ट होगा, राइटवर्ड। आपको ऐसे कोई से 3 केसेस देने हैं जिसमें आपका डिमांड कर्व कहां शिफ्ट होता है, राइटवर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, कॉमोडिटी एक्स एंड वाई दोनों की प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल है। एक्स का प्राइस राइज हुआ 400 से 500 पर, सप्लाई राइज हुई, और उसका प्राइस राइज हो रहा 20%। आपको परसेंटेज फॉल इन सप्लाई ऑफ वाई बताना है। चलो एक बार देखते हैं। एक्स और वाई की इलास्टिसिटी इक्वल है, मतलब ES x इक्वल्स टू ES y, ठीक है। यहाँ पे x की इलास्टिसिटी निकाली जा सकती है, चलो ES x निकाल लेते हैं। ES x का फॉर्मूला आपको पता ही है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई बता रहा है 400 से 500 पर आए, 400 से 500 पर आने पर जो इंक्रीमेंट है सप्लाई में वो होगा आपको 25% का, ठीक है। और प्राइस में उन्होंने बता रखा था 20% का है इंक्रीमेंट, ठीक है। तो इससे ES आ गई 1.25, ठीक है। अब y की ES भी कितनी होगी, ES y की भी सेम होगी, ऑब्वियस ही बात है, तो हमें पता है y की ES भी कितनी होगी, 1.25 होगी, ठीक है। तो ES y भी कितनी आ गई आपकी, 1.25 आ गई, ठीक है। चलो जी कोई बात नहीं। अब उन्होंने बताया y का प्राइस 8% गिरा है, कोई बात नहीं, यहां कर लेते हैं 1.25 इक्वल्स टू, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस गिरा 8%, ठीक है, ये उधर चला जाएगा, आपका आ जाएगा 10%, वो भी माइनस का। इसका मतलब है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कितना होगा, 10% होगा, सप्लाई आपकी पूरे 10% गिर जाएगी, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, मार्केट फॉर अ गुड इज इन इक्विलिब्रियम, देयर इज अ साइमल्टेनियस इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई फॉर अ गुड। इफेक्ट बताने हैं कौन कौन से होगी। साइमल्टेनियस इंक्रीज का मतलब बैक टू बैक इंक्रीज हो रहा है डिमांड सप्लाई में, तो भाई ये नहीं बताया ना कि क्या इक्वल हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ये नहीं पता। तो इसमें 3 केस बनेंगे हमारे। फर्स्ट केस में डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी इक्वली, ठीक है। सेकंड केस में डिमांड बढ़ेगी ज्यादा, सप्लाई बढ़ेगी कम, और थर्ड केस में डिमांड बढ़ेगी कम और सप्लाई बढ़ेगी ज्यादा। ये आपको तीनों केस बताने। इक्विलिब्रियम का ऊपर इफेक्ट्स प्रॉपर आप लिखेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद प्राइस फ्लोर क्या होता है, उसकी इंप्लीकेशन क्या है, ऑलरेडी आपको पता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट फिक्स करती है, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर फिक्स करा जाता है ताकि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको अच्छा रेट मिल पाए उनके क्रॉप का,
दैट इज प्राइस फ्लोर, इसकी इंप्लीकेशन आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है, बफर स्टॉक इसकी इंप्लीकेशन है, एंड एमएसपी पॉलिसी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ आईसी एनालिसिस ऑलरेडी आपको पता है, कंडीशन में नाम लिख देता हूं, दैट इज M1SXY इक्वल्स टू PX/PY। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू बजट लाइन, और दूसरा इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स। पूरी आराम से लिखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला, व्हाट इज बजट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। बजट लाइन टू गुड्स के वो सारे कॉम्बिनेशन शो करती है जो कंज्यूमर खरीद सकता है अपनी पूरी इनकम खर्च करके, ठीक है। उसको डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, क्योंकि जब तक मैं एक गुड को कंज्यूम करना कम नहीं करूंगा, मैं दूसरे गुड को कंज्यूम करना एक्स्ट्रा नहीं कर सकता, बाय नहीं कर सकता दूसरा गुड, जब तक एक को सैक्रिफाइस नहीं करूंगा दूसरे को गेन कैसे करूंगा, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। आईसी की प्रॉपर्टी, सिंपल क्वेश्चन, इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स होते हैं, हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है, टू इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, इंडिफरेंस कर्व ना तो कभी एक्स एक्सिस को टच करता है ना एक्सिस को टच करता है, और इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कोई सी तीन प्रॉपर्टी जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस ऑलरेडी सबको पता है, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है। फिक्स कॉस्ट का कर्व होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वेरिएबल कॉस्ट का होता है इनवर्सली एस शेप कर्व। फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल आप दे देंगे, कौन से हैं, इंस्टॉलमेंट फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल, रेंट फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल, वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ कैजुअल लेबर, सब वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल। व्हाट इज लाइकली बिहेवियर ऑफ टीपी व्हेन वन इनपुट इज इंक्रीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। कुछ नहीं है, टीपी का बिहेवियर मतलब आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ना, वो एक्सप्लेन करना है टीपी वाले में, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा फिर लास्ट वाला क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर इकोनॉमी क्या होता है, कंडीशन बताओ प्रोड्यूसर इकोनॉमी की, बता ही दोगे बिना किसी दिक्कत के। और विल द फर्म कंटिन्यू टू प्रोड्यूस इवन इफ इट इनकर लॉसेस अंडर परफेक्ट कंपटीशन, डू एग्री। क्या फर्म, ऊपर तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, मेन तो यही है भाई, प्रोड्यूसर इकोनॉमी का मीनिंग बताओ, उसकी कंडीशन बताओ, एमआरएमसी अप्रोच वाला पूरा एक्सप्लेन कर देना और कुछ नहीं। उसके बाद क्या फर्म फिर भी प्रोडक्शन करेगी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में अगर उसको लॉस हो रहा है, तो ये आपने पढ़ा है फ्री एंट्री एग्जिट वाला पॉइंट, ऑलरेडी से बात है, इंप्लीकेशन पढ़ी ना आप लोगों ने फ्री एंट्री एग्जिट वाली परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, बस समझो ये एक्सप्लेन करनी है आपको, इसके अंदर तो कुछ नहीं करना। मतलब देखो सवाल प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का और लिंक कहां पे हो गया जाके सीधा लास्ट वाले चैप्टर से भी, तो कोरिलेटेड आंसर है अपना, मजा आएगा। ऐसा पेपर हो तो ऑब्वियस ही बात है बढ़िया नंबर आ जाएंगे सभी के अपना, बहुत अच्छे से सभी लोग मेहनत करेंगे बेटा। कोई भी दिक्कत आती है आपको पेपर में किसी भी सवाल में, कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा, इसको याद कैसे करना है, आगे देखते हैं कैसे करा जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों का भी थोड़ा सा तो भला हो पाए यार। क्या पता एक आधा क्वेश्चन क्या 2 4 6 क्वेश्चन एज इट इज फंस जाए आपके एग्जाम में, तो जल्दी से शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि इतना अच्छा सॉल्यूशन हर जगह नहीं मिलता।